Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our third lecture of General Science. Today we will start our second chapter, our Life and Chemistry. In today's lecture we will cover topics: importance of chemistry in daily life, basic building elements, allotropy, organic compounds. Before we start our discussion about the role of chemistry in our life, first we will see the definition of chemistry. It is the branch of science that deals with the study of matter. Matter, anything that occupies space and has mass. It means that every material in existence is made up of matter. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर है. इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स में मौजूद हर सब्सटेंस, हर मटेरियल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग मैटर है. इट इज़ डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, चेंजेस इन्वॉल्व इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. हम इसमें कॉम्पोजिशन, मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उन स्टेट्स में आने वाली चेंजेस को डिस्कस करते हैं. देयर रिएक्शंस एंड द यूज़ ऑफ सच रिएक्शंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें नया बनने वाला सब्सटेंस हमेशा केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनता है. और केमिकल रिएक्शंस के अंदर एटम्स और एलिमेंट्स जब हिस्सा लेते हैं, दे कंबाइन, दे रिएक्ट एंड दे आर फॉर्मिंग समथिंग न्यू. और उस सब्सटेंस की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, किन रिएक्शंस के थ्रू वो बना, ये तमाम डिटेल्स हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर. इट इज़ वन ऑफ द फिजिकल साइंसेस दैट हेल्प अस टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लोर आवर वर्ल्ड. इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग वी डू फ्रॉम आवर ग्रोइंग. मैटर क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर. इसकी कंपोजिशन में सिर्फ एक ही तरह का मैटर मौजूद हो. इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. हम इसे किसी भी फिजिकल मेथड के ज़रिए ब्रेक नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मीन्स. एवरी सैम्पल हैज़ एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज़ एंड composition. Other form is mixture. It is made up of different type of particles. It can be separated into its type by applying physical means. They are not chemically combined. Mixture की separation की एक easy example हम देखते हैं. If we are having a mixture of salt solution, you can get back salt and water separately. If you apply the technique of evaporation, अगर आप water और सॉल्ट के सॉल्यूशन को हीट करना शुरू करें तो जब वाटर सॉल्ट से एवापोरेट होना स्टार्ट होगा तो यू आर गेटिंग बैक सॉल्ट अगेन. इट मीन्स दैट बाय अप्लाइंग दिस फिजिकल मेथड यू कैन गेट बैक द सॉल्ट और यू कैन सेपरेट वाटर फ्रॉम द सॉल्ट. दिस इज हाउ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स जो कि बने हुए होते हैं सिर्फ एक तरह के एटम से. आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड मैनी अदर एलिमेंट्स. द प्रॉपर्टी इज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. कंपाउंड, द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इज दे आर मेड अप ऑफ एट लीस्ट टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर. कंपाउंड्स के बनने में एलिमेंट्स यूनाइट होते हैं. एटलीस्ट दो एलिमेंट्स के मिलने से एक कंपाउंड बनता है. ये कंपोजिशन वेरी कर सकती है लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कम से कम दो एलिमेंट्स के मिलने पर एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है. और ये यूनियन, ये कंपोजिशन, ये नया कंपाउंड केमिकल रिएक्शंस के बाद बनता है. जब दो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं दे आर फॉर्मिंग एंटायरली न्यू सब्सटेंस. और इस कंपाउंड को आप किसी भी फिज़िकल मेथड के थ्रू ब्रेक नहीं कर सकते.
इसका रेशियो, इसमें मौजूद एलिमेंट्स जो हिस्सा ले रहे हैं इसके बनने में, उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है. वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इन इट. नाउ मिक्सचर क्लासिफाइड एज two types, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous means every sample has uniform composition throughout its mass. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात की, इसी तरह शुगर सॉल्यूशन, ये तमाम सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं. Once you are making a solution and if you are going to divide it into different parts, every part carries the same property. For example, एक ग्लास के अंदर अगर आप शुगर सॉल्यूशन बनाएं या सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएं और फिर उसको मुख्तलिफ ग्लास के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, तो हर पार्ट में सेम प्रॉपर्टी होगी जिस तरह का सब्सटेंस सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया था. लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर इससे डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर कलेक्टिंग अ सैम्पल ऑफ सैंड फ्रॉम अ ग्राउंड. while you are collecting the sample of sand twice or thrice from the same ground, all the time you are getting different composition because the nature of the sand is heterogeneous. It is example of heterogeneous mixture. Like you are making a salad, you are making a noodle soup, every time the composition varies because it is made up of different substances. They are not uniformly or evenly distributed. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ज़मीन से आप सैंड को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, 2 बार 3 बार आप वहीं से सैंपल इकट्ठा करते हैं, हर बार उसकी कॉम्पोजिशन वेरी करेगी. ये भी हो सकता है पहली बार कलेक्ट किए हुए सैंपल में आपके पास छोटे छोटे स्टोन्स की तादाद ज़्यादा हो, सेकेंड टाइम जब आपने उसे कलेक्ट किया तो उस सैंपल में बड़े स्टोन्स की तादाद ज़्यादा हो. इसका मतलब ये है कि उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, इवन नहीं है, हर बार आप उसकी डिफरेंट जो है कॉम्पोजिशन हासिल करते हैं. दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज heterogeneous mixture. Chemistry is very important. Everything we do is chemistry. It is a big part of our everyday life. Here we have few examples of our everyday routine. Starting with while we brush, the use of toothpaste, tooth powder, toothbrushes. For the cleaning purposes we use soap. For bathing we use water, our clothing. For writing the use of pen, copy, pencil. For cooking purposes we utilize the utensils and the supply of natural gas, articles of daily use. Literally, every object you can see or touch is chemistry. हम केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं. जो फूड हम ले रहे हैं, जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं, हमारे क्लीनिंग एजेंट्स, सोप, डिटर्जेंट्स, हमारे टूथपेस्ट, it is found in the shampoo we use, hand sanitizers, sunscreen. It is present everywhere, or we can say that it's simply the study of everything. Apart from matter as a material or substance used in our surrounding, let's talk about the human body. Human body is a big and mysterious manufacturing plant and is composed of most elements found in nature. Students, क्या आप ये जानते हैं human body 60 to 70% is composed of water. It contains water, which is the combination of hydrogen and oxygen. But what composes the rest of it? Carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. ये वो एलिमेंट्स हैं जो 96% ह्यूमन बॉडी का वेट फॉर्म करते हैं, और जो रेस्ट 4% है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अबाउट 60 एलिमेंट्स, जिनमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम शामिल है. फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स टू फंक्शन एंड सर्वाइव, देयर बॉडीज परफॉर्म वेरियस chemical processes. Some of those include respiration, digestion, producing new cell, etc. So all the living things depends on the chemical reactions to function and survive.
different elements found in human body in different quantities. इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी डिफरेंट एलिमेंट्स से बनी हुई है और उन एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन, उन एलिमेंट्स का रेशियो बॉडी के अंदर डिफरेंट है और समटाइम्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है. बिसाइड्स सम बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स, बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है जो कि बेस या बुनियाद हैं किसी भी बॉडी के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं. जैसे कि जब हम लिविंग बॉडी की बात करते हैं तो कहते हैं कि सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, मीन्स इट इज़ एसेंशियल, नेसेसिटी. बिल्कुल इसी तरह कुछ एलिमेंट्स तो बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं, बट अपार्ट फ्रॉम द बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स देयर आर सम अदर एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन स्मॉलर अमाउंट, जिनका रेशियो कम होता है, उनकी क्वांटिटी कम होती है, मगर वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और उन्हें ट्रेस एलिमेंट्स या ट्रेस मिनरल्स कहा जाता है. Here we have a table which shows the presence of basic building elements along with their percentage in human body and the presence of trace elements. Starting with oxygen, it is present in the ratio of 65%, carbon 18%, hydrogen 10, nitrogen 3. We will discuss these elements in detail later on. I am starting with calcium, phosphorus, potassium, sulfur, chlorine, sodium and magnesium. They all are called as inorganic salts or inorganic minerals. They are called as the major minerals found in human body. They are used and stored in large quantity in the body. They are not providing energy, but they are involved in the generation of energy. They are forming enzyme, hormones and other protein necessary for the release of energy. ये वो elements हैं which helps body to grow, develop and stay healthy. In this regard, I am starting with the calcium. Calcium हमारी bones और teeth के लिए, हमारे muscles के लिए एक बहुत important element है. It is forming about 99% of our teeth and bones. It builds our bones and teeth and making our muscles stronger. हम अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं मिल्क पीने से, डेयरी प्रोडक्ट्स से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के थ्रू. देन वी हैव phosphorus. Phosphorus is very important. It is also helping in the development of bones and teeth. It is also needed to make protein. It helps in the maintenance and repair of cells. Phosphorus basically हमें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स से, मीट से, फिशेस से और नट्स से हासिल होता है. The third we have potassium. Potassium balances the fluid in the body. It also maintains our heartbeat. We get our potassium requirement from by eating banana, mango, baked potatoes, tomatoes and blackberries. Then we have sulfur. Sulfur is also very important. It has antibacterial properties. It has anti-infectious properties. It is very good for our skin too. It helps and promote the shedding of skin. It is found in the poultry products, chicken, beef, seafood and beans of all type. Then we have chlorine. Chlorine along with the sodium we are utilizing as a salt. Its major function is to maintain the water balance and right balance of fluid in our body. क्लोरीन हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक जूस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. गैस्ट्रिक जूस विच इज़ पार्ट ऑफ आवर स्टमक. Similarly, it also sodium along with the chlorine also transport nutrients within the body. And we fulfill our requirement of sodium and chlorine by taking salt, table salt. Then we have magnesium. It helps in the protein synthesis. It helps in energy production. It also control in our body our blood pressure and glucose. It also helps in the control of glucose level. It is very important for our muscles and nerve function.
These minerals are also called as the major minerals found in human body. यहाँ इस स्केल पर हमारे पास इन एलिमेंट्स का रेशियो भी मौजूद है. कैल्शियम हमारी बॉडी को 1.5% नीडेड होता है, फॉस्फोरस 1.2, पोटेशियम 0.35, सल्फर 0.2, क्लोरीन 0.15, सोडियम 0.09 एंड मैग्नीशियम 0.03%. इस तरह ये एलिमेंट्स मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनका रेशियो हमें किसी हद तक नोन है. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप आता है, दिस इज ट्रेस एलिमेंट्स. Before starting with trace elements, we will see how these minerals get into our body. Minerals are inorganic salt as they are found in earth crust, they are found in rocks, they are found in water. First, they are absorbed by the plants or by the animals which utilize these plants. This is how they get into the human body. Trace elements. Trace elements or minerals are those elements which are required in a smaller proportion by living organism for their normal growth. These trace elements are also responsible for the transport of oxygen and they are helping in boosting the chemical reactions taking place inside the living cell. Example of the essential trace elements include iron, copper, cobalt, iodine, zinc and manganese. Iron. Iron is present about 70% in our RBCs as hemoglobin and in muscles as myoglobin. Iron का function है, it is transferring oxygen in our blood from lungs to every tissue of our body. It also helps to convert food into energy. हम अपनी आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं when we utilize the seafood, red meat, fishes and poultry products. Then we have copper. Copper helps in bones development. Also, it is utilized in hemoglobin synthesis. It is a part of hemoglobin synthesis and we get our copper requirement by eating vegetables. Cobalt. It is also involved in the production of red blood cells and it is also utilized for the production of antibacterial and antiviral compounds that prevents infections in our body. Cobalt is found in fishes, nuts, green leafy vegetables. Then another element we have, another important trace element, iodine. It makes hormone, especially thyroid. The thyroid which we need for our body metabolism. It is also needed by our body for proper bones and brain development in infants. We get our iodine from milk, yogurt, cheese and also from the products which are made from the grains like bread and cereals. Then we have zinc. Zinc is needed for body's immunity. हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म स्ट्रॉन्गर होता है बिकॉज ऑफ द जिंक, द मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. इट हेल्प्स इन cell division, cell growth, wounds healing and also needed for our sense of smell and taste. Then we have manganese. It helps in the activation of many enzymes in metabolism. It also helps in the metabolism of cholesterol and carbohydrates. It is found in seafood, black pepper, rice, coffee, tea, etc. Now with the help of this video, we will see the basic building elements. Researchers have found that 96% weight of the human body is due to the presence of only 4 elements and they are called as basic building elements. They are: oxygen is present in the ratio of 65%. Carbon is present in the ratio of 18%. Hydrogen in the ratio of 10%. Nitrogen in the ratio of 3%. And the rest of other different elements are present.
Oxygen. It is represented by symbol O. Its atomic number is 8 and atomic mass is 16. Atomic number means number of proton. एक एटम के अंदर 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन नंबर हमें एटम का एटॉमिक नंबर बताता है. प्रोटॉन नंबर along with the neutron number. When we add these two, we get the atomic mass of element. It is colorless, odorless and tasteless gas. It is present in air in the ratio of about 21%. It is forming about 1/5 of Earth's atmosphere. How do we get this oxygen? As we know that it is the part of atmosphere, it is present in 21% ratio. When we inhale air into our lungs via breathing, this oxygen enters in our body, where it is transmitted by or transported by RBCs to the entire body to be used to produce energy. When living creatures inhale oxygen, it goes into their body where it is needed to burn the fuel like sugar and fatty acids in cells to produce energy. Oxygen is also found in carbohydrates, fats, protein and vitamins. We must say that no life possible, life is impossible without oxygen on planet Earth. After oxygen, I have taken hydrogen here because these two elements, oxygen and hydrogen, when combined together, they are forming a life supporting compound. Hydrogen is represented by the symbol H. Its atomic number is 1 and the atomic mass is 1. It is the most abundant element in the universe. Many planets, including the sun, is entirely made up of hydrogen gas. The most important function of hydrogen in the human body is to keep body hydrated. On planet Earth, it is found in the greatest quantities as water. When it combines with the oxygen, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen when combines, they are forming water, a compound which is the basic need for all living creatures. This hydrogen also combines with oxygen and it is present in the basic food components like carbohydrates, fats and protein. Nitrogen. As the atomic structure indicates, there are 7 protons in nitrogen, so the atomic number is 7 and atomic mass is 14. It is present in the air in the ratio of 78%. एयर की कंपोजिशन में सबसे मैक्सिमम रेशियो नाइट्रोजन का है. इट इज़ इनर्ट. ये एक इनर्ट गैस है. इनर्ट गैस का मतलब ये है कि ये लेस रिएक्टिव है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर जल्दी से कोई दूसरा कंपाउंड फॉर्म नहीं करती. इट इज़ लेस रिएक्टिव. हमारी बॉडी के अंदर ये एज अ प्रोटीन मौजूद है. हाउ वी गेट दिस प्रोटीन? There is no mechanism in human body or living creature's body to inhale the free nitrogen from the air. For this purpose, we utilize this nitrogen by eating plants or by eating animals which are dependent on plants. How do plants get this nitrogen? There are some mechanism involved which is called as a nitrogen cycle. Nitrogen cycle क्या है? एयर के अंदर मौजूद फ्री नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना. और इस पर्पस के लिए कुदरती तौर पर भी एक एक्टिविटी जिसमें लाइटिंग का प्रोसेस जब होता है और लाइटिंग के बाद जब थंडर स्टॉर्म्स होती हैं तो ये फ्री नाइट्रोजन ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन में सॉइल में शामिल होने के बाद when it becomes rain, this nitrogen combines with the rain water and forming some acids like nitrous acid and nitric acid. These are further then combined with the nitrogenous compound in the soil and forming the ammonia, which is the most important constituent for the making of protein. Similarly, microbial activity inside the soil. There are some bacteria which are present inside the soil. बैक्टीरिया का एक ग्रुप या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मुसलसल फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिसे
प्लांट्स एब्जॉर्ब करके, और जब एनिमल्स उन प्लांट्स को लेते हैं तो फिर ये नाइट्रोजन उनकी बॉडी में भी शामिल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब लाइफ डिकम्पोज होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ सम organism, microorganisms or a group of bacteria which decompose the dead bodies, they also add by their activity this nitrogen as ammonia to the soil, and similarly by the waste of the animals this nitrogen is going to fix in the soil. This is how the useful nitrogenous compounds are formed. And by one more thing, there are some denitrifying bacteria in the soil as well. ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो इन यूज़फुल कंपाउंड्स को ब्रेक करके दोबारा से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और एयर के अंदर शामिल कर देते हैं. We must say that it is the building block that makes up the protein in our skin, hair, muscles and other tissues. आफ्टर ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ह्यूमन बॉडी का कार्बन है, जो कि 18% ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करता है. हमने इससे पहले हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को डिस्कस कर लिया, क्योंकि हम यहाँ कार्बन से रिलेटेड और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, विच शोज़ कि उसके स्ट्रक्चर में 6 प्रोटॉन मौजूद है. एटॉमिक मास 12 है. It is found on earth in free and combined state. Free state का मतलब है कार्बन एज अ सॉलिड नॉन मेटल फ्री फॉर्म में भी ज़मीन से मिलता है. इसके अलावा कंबाइंड स्टेट में किसी भी एलिमेंट के साथ अपना कंपाउंड फॉर्म करता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ प्रेजेंट बाय रेशियो ऑफ 0.03% in our air. Human get their carbon by eating plants and animals which feed on plants. ये हमारी बॉडी में 18% कार्बन किस तरह से मौजूद है. जब हम प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं या उन एनिमल्स को जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वी आर ड्राइविंग अवर कार्बन बिकॉज इन प्लांट्स दे परफॉर्म अ फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बेसिक इनिशियल इंग्रेडिएंट है, जिसकी मदद से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इस तरह कार्बन उनकी बॉडी में शामिल हो जाता है and they are making their starch. When we utilize plants, we fulfill our carbon requirement, and when we utilize those animals which are dependent on plants, we drive our need of carbon. कार्बन अपनी फ्री स्टेट में एज अ सॉलिड नॉन मेटल डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एज अ कोल एग्जिस्ट करता है. डायमंड और ग्रेफाइट ज़मीन से मिलने वाले वो मिनरल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन है. इनका एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप है, जिसकी वजह से इन्हें क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन कहा जाता है. जबकि कोल का कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, इसे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन कहा जाता है. मगर ये तीनों कार्बन की फ्री फॉर्म्स हैं. एलोट्रॉपी, it is the property of some chemical elements to exist in two or more forms with identical chemical properties but different physical properties. Allotropy क्या है? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी केमिकल एलिमेंट की एग्जिस्टेंस दो या उससे ज़्यादा फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता हो सेम स्टेट के अंदर. जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, अगर आप देखें तो ये दोनों ही कार्बन हैं और सेम स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. यानी अगर डायमंड सॉलिड फॉर्म में है तो ग्रेफाइट भी सॉलिड है. अगर दोनों की केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो बोथ आर कार्बन इन इट्स फ्री फॉर्म, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. डायमंड एक हार्ड सब्सटेंस का नाम है और ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सब्सटेंस है. नेचर में एक सॉफ्ट सब्सटेंस के तौर पर हम डिस्कवर किया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि एलोट्रॉप्स किसी भी एलिमेंट की उन फॉर्म्स को कहा जाता है जो सेम स्टेट के अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हो मगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी कर जाए. डायमंड और ग्रेफाइट को कार्बन के एलोट्रॉप्स कहा जाता है. दीज आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन और इनके ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से इन्हें क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो वैलेंसी कार्बन की,
कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। इस पॉइंट को जहन में रखते हुए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इन डायमंड स्ट्रक्चर, carbon atoms attached with the 4 neighboring carbon atoms with strong covalent bond. डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन अपने नेबरिंग 4 कार्बन एटम्स के साथ अपने आउटर मोस्ट रिंग के 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। इसी तरह वो जिस कार्बन के साथ जुड़ता है वो कार्बन मज़ीद 4 कार्बन्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और ये बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। और इसी तरह एक कार्बन मज़ीद 4 से एक पूरा नेटवर्क सा फॉर्म होता है। इसका स्ट्रक्चर एक 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर है। यहाँ कार्बन जो डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन है वो चारों तरफ से 4 दूसरे कार्बन्स के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इस कार्बन की अरेंजमेंट डायमंड को हार्ड स्ट्रक्चर देती है। इसी वजह से डायमंड दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दे कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली। कार्बन की अरेंजमेंट डायमंड के स्ट्रक्चर में इसको कॉम्पैक्टनेस देती है। इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना या इन एटम्स को एक दूसरे से सेपरेट करना मुश्किल है। एक चीज़ और, आपको मेटल्स की एक प्रॉपर्टी मालूम होगी कि मेटल्स अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि मेटल्स के स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच अलाउज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। लेकिन यहाँ डायमंड में अगर आप कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट देखें तो एक कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के रिमेनिंग नेबरिंग में 4 कार्बन के साथ बॉन्ड हुए हुए हैं, स्ट्रॉन्गली अटैच हुए हुए हैं। यानी यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। दैट्स वाई वी मस्ट से दैट डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। In graphite structure, 1 carbon atom forms covalent bond with the 3 neighboring carbon atom. अगर हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन एटम लेयर्स में अरेंज होती हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये कार्बन एटम्स जो लेयर फॉर्म कर रही हैं ये रिंग में होती हैं, और इस रिंग में तकरीबन 6 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ वीक बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। जैसा कि डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच था, यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है और इस तरह एक 6 कार्बन की लेयर फॉर्म करता है। ये लेयर दूसरी लेयर्स के साथ वीक फोर्सेस के थ्रू अटैच हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर अप्लाइंग टेम्परेचर और हीट, these layers are easily breakable or they slide over each other क्योंकि there is very little attraction between the layers and as a result the planes of these structures slide over each other. Carbon का structure, due to one carbon which is free in its structure, it can be easily separated. और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन या कार्बन की वजह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर गुड कंडक्टर है फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Let's discuss few major differences between diamond and graphite. Diamond is the hardest substance known in nature, whereas graphite is soft and slippery to touch. This property is just because of the arrangement of carbon atoms in their structure. It makes diamond structure harder and compact, whereas graphite is soft and slippery because of the arrangement of carbon atoms layer after layer in its structure make it soft and slippery. In diamond structure, carbon along with the 4 neighboring carbon atom making 4 covalent bond, whereas in graphite 3 covalent bond formed around 1 carbon. Diamond is transparent in nature, whereas graphite is opaque or blackish in color.
Diamond does not conduct electricity because of the compact structure of diamond. There is no free electron to move, so it do not allow heat and electricity to pass through it, whereas graphite has one free electron, due to which it can conduct electricity. Diamonds are transparent. When we explore it from the Here we earth discuss crust, few they uses contain of diamond some impurities impurities due to hardness, the presence diamond of is impurities used in imparts cutting some and drilling. color on it. अपनी हार्डनेस की वजह से डायमंड बहुत सारे कटिंग टूल्स में इस्तेमाल होता है। ड्रिलिंग मशीन्स जो इस्तेमाल की जाती हैं रॉक्स के लिए, वहाँ भी डायमंड एक कटिंग टूल के तौर पर यूज होता है। अदर देन दिस, ग्लास कटिंग एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है डायमंड का। जो कटर्स ग्लास को कट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनके टिप पर भी डायमंड इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस एंड स्लिपरी नेचर यूज एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब है कि ऑयलिंग करना। इस पर्पस के लिए नॉर्मली हम लोग ल्यूब्रिकेशन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक्स और बहुत सारी दूसरी जगहों पर सॉलिड ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट टूल, क्योंकि ऑयल लुब्रिकेशन के अंदर ये चीज़ एक एरर रहता है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स स्टिक कर जाते हैं, जबकि सॉलिड ग्रेफाइट लुब्रिकेशन पर में ऐसा नहीं होता। डायमंड ड्यू टू इट्स ब्रिलियंट शाइन यूज्ड एज अ जेम स्टोन इन ज्वेलरी। डायमंड एक ऐसा मिनरल है जो कि एक प्रेशियस जेम स्टोन है और ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ द ओनली जेम विच इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। It is typically contain about 99.95% carbon, while the rest 0.05% it has some trace elements. Due to the darkness and soft nature, graphite is used in our pencil lead. हम जो पेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं इनमें जो लेड मौजूद है ये ग्रेफाइट होता है। along with the clay it is utilized in pencil lead. एमॉर्फस कार्बन, नेचर में कार्बन की एक और फॉर्म फस कार्बन है जो कि नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स थे, जबकि कोल फ्री स्टेट में सॉलिड कार्बन की नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कोल को जब हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो उससे एक और कंपोनेंट हासिल होता है विच इज़ कॉल्ड कोक। कोल, क्योंकि कोल को एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जो कोक हमें कोल की डिस्टिलेशन से हासिल होता है ये भी एक फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। दोनों का डिफरेंस ये है कि कोल जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉजिंग फ्यूल सब्सटेंस है, जबकि कोक उसकी निस्बत एक्सपेंसिव और लेस पोल्यूशन कॉजिंग फ्यूल है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कोक को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट इज़ अ क्लीनर और इट इज़ अ लेस पोल्यूशन कॉजिंग कंपोनेंट। चारकोल एक और फॉर्म है कार्बन की, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि कोल नेचुरली एग्जिस्ट कार्बन की फॉर्म है, जबकि कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक और सूट ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। इन्हें हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करते हैं। जैसे कि चारकोल जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है लाइक वुड की बर्निंग से, शुगर की बर्निंग से, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के उनकी बर्निंग से, इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर व्हेन दीज कंपोनेंट्स बर्न दे प्रोड्यूस चारकोल। चारकोल की बहुत सारी केमिकल एप्लीकेशंस हैं। इसको एज ए पाउडर फॉर्म में आप टीथ वाइटनिंग के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इसके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे स्किन के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्नी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी इसके मास्क बनाए जाते हैं, इसके सोप बनाए जाते हैं। इसकी बहुत सारी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है। सूट और लैम्प ब्लैक अगर हम देखें तो सूट से लैम्प ब्लैक बनता है। सूट क्या होता है? जितना भी आपका कंबस्टिबल मटेरियल है, जितना आपका फ्यूलिंग सब्सटेंस है, इंक्लूडिंग द नेचुरल गैस, इंक्लूडिंग द ऑयल, जब ये सब्सटेंसेस बर्न होते हैं और इनकी इनकम्प्लीट बर्निंग हो, यानी कि हम इनको लेस ऑक्सीजन सप्लाई करें, तो सूट प्रोड्यूस होता है और इसी सूट से हमें लैम्प ब्लैक मिलता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बन ब्लैक। ये हमारे लिए प्रिंटर का जो ब्लैक इंक होता है उसके अंदर एज ए कॉम्पोनेंट यूज़ होता है।
ब्लैक शू पॉलिश बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये जो काजल और मस्कारा कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, इनमें भी लैम्प ब्लैक यूज़ होता है। तो ये कार्बन की वो फॉर्म्स हैं जिन्हें हम फ्री एग्जिस्टिंग कोल से हासिल करते हैं। Carbon is an essential element which forms all the organic compound. Organic compound वो compound होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद हो। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ हमारे पास हम एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की। जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, दीज आर कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन फैमिली का हाइड्रोकार्बन ग्रुप का पहला मेंबर है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। जितना भी फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, ऑल द फ्यूलिंग प्रोडक्ट कंटेन मेजर कंपोनेंट एज कार्बन लाइक कोल, coke, wood, oil and natural gas. Similarly, कार्बन डाइऑक्साइड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ का। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से? वी नो दैट 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद है। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। एनिमल एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन के, जिन्हें प्लांट्स मैन्युफैक्चर करता है। Carbohydrates, fats, protein and vitamin, these are all organic compound of carbon and manufactured by plants. Carbohydrates are sugar, starch and fiber. They are found in fruits, grains, vegetables and milk. Fats are of two types: unsaturated fats and saturated fats. Unsaturated fats, they are found in vegetable oil like soya oil, olive oil, etc. It is more healthy because it contains less ratio of cholesterol, whereas saturated fats are found in meat, milk, cheese, butter. It is considered less healthy because it contains high proportion of fatty acid, means high proportion of cholesterol. Proteins are found in fishes, eggs, meat, nuts, milk products, whereas vitamins are found in fruits, vegetables, milk and dairy food. Carbon forms the basis of organic chemistry. Carbon is considered as the backbone of organic substance. The compounds of carbon enter every sphere of life and are very important for the industrial progress of a country. Its huge application can be seen in industries like medicine, explosives, dyes, paint, leather, plastic, synthetic rubber, etc. In this way, we have seen the importance of organic compound, carbon compound and their influence in our daily life. Today's lecture review. In today's lecture, we have discussed the importance of chemistry in our life, basic building elements found in human body, allotropy, allotropes of carbon and carbon compounds. Home assignment. Now students, after the completion of today's lecture, I hope you can answer these questions by your own in your science journal. Question number 1. What are the uses of oxygen? What is the role of calcium and iron in our body? Define allotropy. Discuss 4 major differences between crystalline forms of carbon. See you in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.